तज़किरा के इस एक और शुमारे में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। मैं हूं अपना अशरफ मुत्तू और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं। आप बखूबी वाकिफ है कि बार बार हम जम्मू कश्मीर की सियासत पे और मुल्क की सियासत पे तबसरा करते हैं और देखते हैं कि ये सियासत का कारवां किस रुख चलेगा, क्या रुख मोड़ लेगा, और इसी सब पे हम बातचीत करते हैं। आज फिर से हमारे मेहमान खुसूसी अजहर हुसैन हमारे स्टूडियो आए हैं और आज हम इनसे बहुत सारे मामलात पे बात करेंगे। खासतौर पे जो पार्लिमानी इलेक्शंस आने वाले हैं उन पे भी बात करेंगे। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अबरार साहब, आपका बहुत शुक्रिया फिर से मुझे बुलाने के लिए। जी। अभी जो मसला चल रहा है और बहुत सारे लोगों के सवालात है कि पार्लिमानी इलेक्शंस कब मुनक्किद किए जाएंगे। तैयारियां हर जगह से चल रही है। जितनी भी सियासी जमातें हैं सब अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं और इसी चीज के तय देख रहे हैं कि कब ऐलान आएगा और वो सियासत के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो होने वाले हैं कब होंगे? देखिए, इलेक्शंस जो पार्लिमानी इलेक्शंस है वो ड्यू है एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो ड्यू है जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 है, जी। उसमें इलेक्शंस होने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे रीजनल लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, जी। तो वो तैयारियों में लग चुकी हैं। और उसके साथ साथ आप अलायंसेस देख रहे हैं। द मेजर टू अलायंसेस, एक जी। तो बीजेपी लेड जो है उनका एनडीए अलायंस, वो काम कर रहा है। और दूसरे साइड से जो इंडिया फॉर्मरली अलायंस। यूपीए कहा जाता था, यूपीए जी। अलायंस, नाउ दैट हैज बीन रिन्यूड एज इंडिया अलायंस, क्योंकि नई पार्टियां उसके साथ जुड़ चुकी हैं। जी। तो वो एक अलग सा माहौल पेश कर रही है पूरे मुल्क में इसमें जो कुछ तैयारी एनडीए होगी। की पार्टीज भी जुड़ चुकी हैं, जी, जैसे दैट्स व्हाई आरजेडी भी जुड़ चुकी they है। they they had to rename it and they had to reshape it। और थोड़ा सा एक इस तरीके से इनको आभास भी दिलाना था लोगों के लिए कि कुछ नयापन है। बिकॉज जो मोनोटोनी चल रही थी वहां पे, जी। तो वो खत्म करने के लिए अब इंडिया अलायंस वालों ने एक नया नाम और नए कुछ साथी इसके साथ जोड़े। तो देखने को यही मिल रहा है कि पूरे मुल्क में जोरों शोरों से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए तैयारियां हो रही है। एंड इवेंचुअली वी हैव सीन कि उसका इफेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी पड़ रहा है। जी। देखने को मिल रहा है हाल ही में पीडीपी की जो इलेक्शन हुई थी, इंटरनल इलेक्शन, जिसमें महबूबा मुफ्ती फिर से एक बार प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ गई। वहां पे कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी जो तैयारियां हैं वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे नुक्ता ये उठता है कि यूएलबीज इलेक्शन यानी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन से, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज है, बाकी सारी अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके हवाले से कहीं ना कहीं उनकी जो टर्म खत्म होने जा रही है। तो उसमें दो अशकाल थे। एक अशकाल ये था कि शायद इनकी जो टर्म है वो एक्सटेंड की जाए या इलेक्शन की जाए। तो क्या लगता है आपको, यूएलपी इलेक्शंस पहले होंगे कि पार्लियामेंट इलेक्शंस पहले होंगे? देखिए, जहां तक रिपोर्ट्स की बात करें और जहां तक हमें देखने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जो यहाँ पे तैयारियां हो रही थी, चाहे वो यूएलबी या पंचायत इलेक्शंस के लिए हो रही थी, तो उसमें एक जो रुकावट सी आ गई है, जी। एक माहौल थमसा गया है, वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज एन इनक्लिंग, वो इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि शायद अभी यूएलबी इलेक्शंस ना हो, जी। फर्स्ट देयर विल बी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और उसमें आपने देखा भी होगा कि अभी कोई बयान जो है वो ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया, ना ही यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इलेक्शंस यहाँ पे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अभी कोई उन्होंने टेक नहीं लिया है, ऑफिशियल टेक नहीं है। हाँ, अखबारात में जो कुछ रिलायबल सोर्सेज है या पॉलिटिकल थिंकर्स है, उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया कि यूएलबी इलेक्शंस दे जी। आर नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। दो जो यूएलबी इलेक्शंस की टर्म है, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी कमिटीज हो, जी। कॉरपोरेशन हो या काउंसिल्स हो, काउंसिल। उनकी मियाद जो है वो खत्म होने को है। एंड इवेंचुअली विल सी कि जैसे ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म होते हैं, उसके बाद ही लगता है कि यूएलबी इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में मुनक्किद किए जाएंगे। 26 दिसंबर तक जो है यूएलपी, जितनी भी यूएलपीज हैं उनकी टर्म खत्म हो जाएगी। 9 जनवरी को पंचायत, जितनी भी पंचायतें हैं उनकी भी टर्म खत्म हो जाएगी। तो इसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि इसमें डिलिमिटेशन की जाएगी और ओबीसी जो है उनको मौका दिया जाएगा अपनी किस्मत आजमाई करने के लिए इलेक्शंस में। तो आपको लगता है कि वही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इनको डेफर किया गया, कि कहीं ना कहीं कुछ और रीज़न है? जिस तरह से बहुत सारी सियासी जमातें हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसको डेफर किया जा रहा है। आपको, आपकी जो नज़रियात है इस हवाले से वो क्या है? देखिए, उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि
मुल्क के लिए सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। जी तो जहाँ तक मेरी बात है, जो मेरी ओपिनियन है, जो तजिया हो सकता है, आई थिंक यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज likely going to hold bigger elections, macro elections, जी rather than focusing on the micro elections जो यूएलबी या पंचायत के हो। जी तो क्योंकि मियाद भी अब उनकी खत्म हो रही है अगले साल जनवरी में या जी दिसंबर में, एंड दैट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्शंस, द पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट इलेक्शन विच आर इलेक्शन, गोइंग टू राइट। हैपन। सो इट इज क्वाइट अ सेफ मूव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ही अपनी सारी कुवत लगा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी उसमें आपने जैसे कि अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया कि डिलिमिटेशन होने वाला है, डिलिमिटेशन के लिए उन्हें या ओबीसी की रिजर्वेशंस है। जी तो उसमें आप देखेंगे कहीं पहले रिजर्वेशन की एक बात आई थी, विमेन रिजर्वेशन जी हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आता था ओबीसी रिजर्वेशन, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं नहीं हो हुआ चुका। था। तो उसमें बहुत सारी अभी चीजें हैं जो क्लियर करने को बाकी है। और उसमें रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा था कि बहुत टाइम अभी लग सकता है, जी वो शायद 4 से 5 महीने तक अभी टाइम लगेगा। सो इवेंचुअली उससे ये मामला जाहिर होता है कि जी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ही पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी मुनक्किद होंगे, रेस्ट ऑफ द कंट्री की तरह। अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से एक इंडिया अलायंस सामने आ चुका है, जिस तरह से आपने जिक्र किया। जब हमने पिछली बार भी तज़किरा का प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने इस इंडिया अलायंस के बारे में जिक्र किया था। और आपके ये उस टाइम ख्यालात थे कि इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास उनका मुद्दा मशहूर नहीं है। उनका जो मंशूर है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है, जम्मू कश्मीर के मसाइल के साथ नहीं जुड़ता है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, उनका ये कहना था कि इंडिया अलायंस के अंदर चीज़ें ठीक नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस तरफ की तरफ इशारा किया कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं टूट रही है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि चूंकि यहाँ की सियासी जमातें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये रुकन है इंडिया अलायंस के, क्या लगता है आपको इस हवाले से किस तरह के इंडिया अलायंस में चीज़ें होंगी आने वाले इलेक्शन में? देखिए उसमें सबसे पहले जिस चीज की तरफ हमें ध्यान देना होगा वो है कि जो इंडिया अलायंस है जी उसका जो असर है वो नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है। जी लेकिन उसके साथ साथ भी अगर नेशनल लेवल पे भी आप देखें, समाजवादी पार्टी के साथ उनके आज के दौर में अनबन हो रही है, तो बहुत जगह पे सीट शेयरिंग के ऊपर मामला बिगड़ रहा है। जी एंड इन द कोर्स ऑफ दीज इवेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जम्मू कश्मीर के लिए जो ऑफर करेगा इंडिया अलायंस, वो उतना ज्यादा ऑफर करने के लिए है नहीं। जी तो शायद यहाँ की रीजनल पार्टी जो उसके अलायंस पार्टनर है, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, जी उनको ये समझ आ गया है अपनी जगह कि हमारा इसमें रहना जो है वो इंडिया अलायंस वालों को का ज्यादा ज्यादा फायदा फायदा है है और उनका कम और है। उनका कम है। सो दैट्स व्हाई दे माइट बी रिकैलिब्रेटिंग, रीथिंकिंग ओवर दिस काइंड ऑफ अलायंस। और उसमें आपने देखा कि महबूबा जी ने कहा कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, जी उमर साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। तो इवेंचुअली एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे माइट बी थिंकिंग कि हम तो यहीं से सारा कुछ दे रहे हैं जी और हमारी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे है वो ठीक ठाक है, चाहे वो इंडिया अलायंस में रहे या या ना ना रहे। रहे। जीत कर अगर आएंगे तो एमपी ही तो बनेंगे, पार्लियामेंट ही तो जाएंगे, तो जी तब की तब देखी जाएगी। तो अभी से कोई इसका समाधान नहीं बनता और इसका कोई ये जायज चीज नहीं है आज की डेट में कि वो अभी से एक प्रीपोल अलायंस करें। करें। सो दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि ऐसे बयान आ रहे हैं और उसका खासा असर यहाँ पे पड़ रहा है। दूसरी बात जो आपको समझने की जरूरत है कि देखिए एनसी एंड पीडीपी के अंदर अपने वर्कर कैडर्स होते जी हैं, अपने लाइन ऑफ जो लीडर्स हैं जी वो है। तो हर कोई एस्पायर करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत के आए। जी तो इवेंचुअली व्हेन यू हैव अ प्रीपोल अलायंस, तो उसमें आपको किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा, जी एंड दैट कॉजेज फियर्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी। सो राइट। टू अवॉइड दैट आई थिंक कि अगर ये रिकैलिब्रेट कर रहे हैं विच इज लाइकली टू हैपन, तो उसमें यही लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस से बाहर निकल कर ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ेंगे। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब हमने बात की, तब आपने ये कहा था कि मैनेजिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर इंडिया अलायंस वुड बी वेरी हार्ड। तो वो आपने इसका इसका जिक्र किया। तो अगर ये जितनी भी यहाँ की जमातें हैं वो इंडिया अलायंस से हटेंगी, बाकी सारी जमातें हैं, तो क्या लगता है आपको स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की? सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, सामने लाएंगे,
तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है और आवाम के वोट को ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं? देखिए अबरार साहब, आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी दे आर क्रेविंग फॉर इलेक्शंस। चाहे उनको असेंबली इलेक्शंस के बारे में हो तो सारी लाइन में लग जाती है कि हमें ये इलेक्शन लड़ने हैं। तो आप क्योंकि देखें, इसका असर यह है कि 9 साल से इलेक्शन हुए नहीं। दैट्स वाई। और उसमें आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की फहरिस्त निकल जाती है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। जो ही कोई इशारा होम मिनिस्ट्री से हो, चाहे जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो, तो यहां से ये तैयार बैठ जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि यूएलबी इलेक्शंस, जी तो उसके लिए वार्ड्स में जो म्युनिसिपल वार्ड्स हैं या चाहे पंचायत के लिए हो, तो नामजद किए गए लोगों को जी नामजद किया गया हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में। तो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ मैक्रो इलेक्शन। जी इट्स एन असेंबली इलेक्शन प्लस बड़ी लेवल का म्युनिसिपल इलेक्शन। एंड पंचायत इलेक्शन। क्योंकि जो मेहनत आपको म्युनिसिपल इलेक्शन में भी करनी है और जो मेहनत आपको असेंबली इलेक्शन में, वो आपको कंबाइंड करनी है। जी क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की दौर में ये नहीं चाहेगी कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हारे, क्योंकि जी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीत कर आएगी उन्हीं के पॉइंट्स ज्यादा होंगे, फिर उन्हीं की जो परसेंटेज होगी, जी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी फॉर अपकमिंग इलेक्शन, वेदर असेंबली और और यूएलबी। यूएलबी इलेक्शन, वो ज्यादा रहेगी। जी तो इवेंचुअली एवरीबडी विल बी पुशिंग देयर फोर्सेस, ज्वाइनिंग देयर हेड्स, कि किस तरीके से हम ये इलेक्शन जीत पाए। जी तो उसमें जो खास तौर से जो अनंतनाग वाली हमारी जो सीट है, जो राजौरी के साथ, जी तो मर्ज उसमें की गई। उसमें उसमें आप देखेंगे कि एक नया तरीका ये सामने आया है कि उसमें शायद जो नॉमिनेटेड या प्रोमिनेंट गुजर बकरवाल लीडर्स हैं जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो वहां पे नॉमिनेट करेंगे। बिकॉज अब जो कनेक्ट उसका जुड़ गया है, जी तो उसमें एक गुजर बकरवाल फेज जो होगा, ठीक है, जी वो ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, वही ज्यादा सीट्स। तो उसमें कुछ नाम भी आए हैं कि शायद मियां अल्ताफ साहब एनसी के वहां से जी जीते, और इसी तरीके से शायद चौधरी जुल्फिकार साहब अपनी पार्टी के हैं, वो उनका भी बड़ा डोमिनेंस है जी वहां से, उस साइड से। और इसी तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ गुजर बकरवाल लीडर्स को वहां से ले सकती है। तो बाकी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर जो है, तो वहां से अभी पॉलिटिकल पार्टीज का मन बन रहा है कि किस तरीके से कैसी फिगर को लाया जाए जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल और जिसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जी वो कॉन्स्टिट्यूंसी के पार हो। जी It shouldn't be confined to a single constituency. It should be acceptable to all the constituencies जी जो इन दो पार्लियामानी सीट्स में पड़ते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो पुराने नाम हैं। पिछली जो 3 सीटें हमारी नेशनल के पास ही थी, तो उसमें कुछ पुराने नाम हैं, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब भी है, हसनैन मसूदी साहब भी है। क्या लगता है आपको, ये नाम अब फिर से आने वाले इलेक्शन में सामने दिखेंगे कि नहीं? देखिए, उसमें आपको देखना है कि उनका जो प्रोमिनेंस लोगों के अंदर रहा है वो कितना ज्यादा रहा है। जी तो यहाँ तक बात देखने को आ रही है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त जी पार्लियामेंट्री सीट लड़ें जहां से फारूक अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं। हसनैन मसूदी साहब का मामला ये है कि अभी कोई इंटेंट नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जी तरफ से, क्या उनको लड़वा रहे हैं या नहीं लड़वा रहे हैं। जी तो इट विल बी क्वाइट प्रीमेच्योर टू टॉक ऑन दैट अनलेस एंड अनटिल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स या कुछ इशारे मिल जाएं जिससे हमें ये पता चले कि क्या हसनैन मसूदी साहब आए। जी अकबर लोन साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनके हेल्थ इश्यूज है, जी तो वो नहीं लड़ पाएंगे। कल ही उनका बयान आया दैट हैज अकबर बीन लोन के मेड बारे क्लियर। तो एनसी का ये स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है। अब पीडीपी की बात आ रही है, तो पीडीपी के कौन से फिगर्स वहां से लड़ेंगे। देखिए, पीडीपी का आपने देखा है कि पीडीपी के जितने भी लीडर्स हैं, में। जी उसमें से जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, दे आर नाउ इन अपनी पार्टी और एल्सवेयर, सम जी ऑफ देम आर इन पीसी। राइट तो वहां पे जो लीडरशिप है, केडर तो उनका है, जी केडर्स उनके हैं, जी लेकिन लीडरशिप एक वहां पे मामला है कि कौन लीडर्स आगे आए और किन को वो आगे चला के अपनी पार्लियामेंट्री सीट्स को हासिल करने के लिए लोगों का जी मन माइल करें। इसमें कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी है, या अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात करें, सजाद साहब की पार्टी तो चलो बड़ी है, उनकी भी अगर बात करें तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं किस्मत आजमाई करेंगे। पिछले पार्लियामानी इलेक्शन में हमने देखा कि इंजीनियर रशीद ने एक अच्छा खासा मार्जिन के साथ जीता, और हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई उनकी पार्टी ने, उन्होंने ये कहा था कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए और वो तीनों सीटों पे अपनी पार्लियामानी इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले जब हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में इंजीनियर रशीद छोटे से मार्जिन से हार गए थे,
अभी क्या लगता है आपको उस हवाले से, छोटी छोटी पार्टीज हैं उनका पार्लियामानी इलेक्शन में किस तरह का रोल रहा? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब का मामला ये है कि वहाँ पे उनकी पार्टी जो है वो प्रेजेंस में रही है, जी और शायद उनको सिंपैथी वोट ज़्यादा वहाँ से गेन हो जाए। जी तो लेकिन ये भी देखना है कि ये जो इलेक्शंस है, तो परसों इलेक्शन हुआ, करगिल में इलेक्शन हुआ, जी और बहुत से लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस एंड एनसी, तो उनकी अलायंस सामने आई, उनकी अलायंस जीत सामने, गए। और जीत गए, और वेव है। 19 सीटें ली एंड बीजेपी ने 2 ही सीटें बट ली। अबरार साहब, आपको कहीं ना ये कहीं। देखना है कि करगिल इलेक्शन जो हुए, जी दे हैपेंड इन अ वैक्यूम। राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वहां पे कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई अपोनेंट ऐसा खासा नहीं था। वहां पे पीडीपी नहीं था, वहां पे पीसी नहीं था, वहां पे अपनी पार्टी नहीं थी, वहां पे इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी नहीं थी। सो यू कैन सी दैट दैट हैपेंड इन अ वैक्यूम। राइट। बट दीज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर नॉट गोइंग टू हैपन इन वैक्यूम। नॉर्थ नॉर्थ की बात आप कर रहे हैं, तो नॉर्थ में जो सजाद साहब की पार्टी का असर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पोर्टेंट रहा है, और उसको आप खारिज नहीं कर सकते कि सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब वहां पे एक ऐसा डोमिनेंट फोर्स आपके सामने आ जाए। इसी तरीके से आपने देखना है कि अपनी पार्टी का प्रोमिनेंस भी नॉर्थ कश्मीर में बहुत ज्यादा हो चुका है। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने यहाँ पे कहा कि मैं उड़ी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो बारामूला में आता है। जनाब गुलाम हसन मीर साहब इतने सालों से मिनिस्टर रह चुके हैं, टंगमर्स के जीते हुए, बड़ी एक फिगर है, वो भी नॉर्थ कश्मीर में आती है। मोहम्मद दिलावर मीर साहब वो भी नॉर्थ कश्मीर में आ रहे हैं, रफियाबाद से जीत के आ रहे हैं। अच्छा, उस्मान मजीद साहब बांडीपुरा से, वो भी नॉर्थ कश्मीर में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन होने जा रहा है, यू कांट कंपेयर इट विद करगिल, राइट, बिकॉज दैट हैपेंड टोटली इन अ वैक्यूम। वहां पे प्रोबेबिलिटी वही थी, जी वो या तो एनसी ज्यादा सीटें लेता और कांग्रेस कम लेता, या कांग्रेस ज्यादा लेता और एनसी कम लेता। यहां पे बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं, और खासा उन्होंने आए दिन यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने भी बड़ा एक असर अपना बनाया हुआ है। सो कांटे की टक्कर होगी। जहाँ पे आपने कहा कि कांटे की टक्कर होगी और बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स की आपने बात की, वहीं पे आखिर में जाते जाते आपसे जानने की कोशिश करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर की सियासत में। और जम्मू कश्मीर की सियासत का अगर देखा जाए, अगर वोट्स की बात करें, तो एक अच्छा खासा शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से उभर के आएगी अगले पार्लियामानी इलेक्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आप ये भी देखना चाहेंगे कि इनरोड्स नॉर्थ कश्मीर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छूट गई थी, उन्होंने भी बनाया है। तो वहां पे आप देखेंगे कि रविंद्र रैना जी अक्सर गुरेज जाते हैं जी। अक्सर आप देखेंगे करना जाएंगे, और करना में वहां पे उन्होंने जो साधना टनल का वादा किया है, बीजेपी का ये वादा है, और खास तौर से बीजेपी के हक में ये जाता है कि जो वो कानून लाना चाहते हैं, शायद अभी वो लागू नहीं हुआ है, कि जिसमें जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनको भी एसटी कैटेगरी दी जाएगी। सो पहाड़ी कैटेगरी का अच्छे खासे टाइम तक उनसे नाराज रही है भारतीय जनता पार्टी से, और पहाड़ी के जो लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास एक अच्छा खासा शेयर है, वोट शेयर है, और उनमें उत्साह भी बहुत होता है वोट डालने का। वही मैं कह रहा कहीं हूं, ना कहीं आपको लगता है कि ये एक मार्जिन होगा, फैक्टर होगा? डेफिनेटली, डेफिनेटली दैट्स अ फैक्टर, और उस फैक्टर के ऊपर बीजेपी ने जितना काम किया है उतना किसी और पार्टी ने नहीं किया है। वो इस चीज का आभास रखे हुए हैं, और वहां पे उन्होंने काम बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो अब यही है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, फिर से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये 9 सालों के बाद, 6 सालों के बाद ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं यहाँ पे। एंड इलेक्शन का जो उत्साह था, चाहे वो कभी नगाड़ा बजता था असेंबली इलेक्शंस का, या चाहे कभी वो म्यूनिसिपल इलेक्शंस का, तो सभी तैयार थे। यहाँ पे तो इसके अंदर कोई डेफरमेंट का, कोई ऑर्डर का ऐसा इम्कान नहीं है। पैन इंडिया हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, और इवेंचुअली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आई एम सेइंग अगेन, कि वो इसको बड़ा सीरियसली लेंगे, बिकॉज जो आने वाले इलेक्शंस है वो सारे के सारे इसी इलेक्शन के ऊपर निर्भर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार अजहर हुसैन, और आज के तज़किरा के प्रोग्राम में इन्होंने बात की और बहुत सारे मसाइल की और बहुत सारे अशकाल की इन्होंने वजाहत की, और ये समझाया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में सियासत किस तरह का रुख ले सकती है और किस तरह के हालात बन सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इसी तरह के और भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। आप हमें अपने प्यार से नवाजते रहें और हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं अबरार मुत्तू।
द वॉच डॉग न्यूज़ नेटवर्क के लिए श्रीनगर से।